हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 17 नवंबर 2020 और 17 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो साथी इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट आप लोगों के साथ में यहाँ से मिलती रहे। इसके साथ साथ में जो साथी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए डेली की डेली अपलोड हो रही है, तो आप लोग वो जाके प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और रेलवे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी आप लोगों की आप जाएंगे चैनल पे और चैनल पे जाने के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको पूरी डिटेल्स अपलोड कर दी गई है। तो वो सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं से डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट पंच कौन सा है। फर्स्ट पंच की बात करते हैं। पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास MD&UD मंत्री के तारक रामाराव ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर एक पंच तत्व थीम पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क को 17 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 16 एकड़ में फैले इंदिरा पार्क में क्रॉस बाग, इन्फिनिटी बाग, योगा शेड, राशि वनम, ओपन जिम और हर्बल प्लांट है। अब देखो यहाँ से मुख्य फैक्ट को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन से मुख्य फैक्ट कौन से बनने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि पंचतत्व थीम पार्क जो है ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं ये किन दो लोगों ने यहाँ पे मिलकर तैयार किया है, तो क्या एक तो तेलंगाना का नगर प्रशासन और दूसरा शहरी विकास जो मंत्रालय है उसके साथ साथ में तारक रामाराव ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर एक पंचतत्व थीम का उद्घाटन किया है। यानी कि जो आपका इंदिरा पार्क था उसी के अंदर एक और पंचतत्व थीम पार्क यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे? ये तेलंगाना में किया गया। और कहाँ? तेलंगाना के हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर एक पंचतत्व थीम का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। इसके साथ में अगर हम इसकी लागत की बात करें तो लागत इसकी कितनी हो जाएगी? 17 लाख रुपए इसकी लागत हो जाएगी। इसके साथ साथ ही ये 16 एकड़ यानी कि 16 एकड़ इंदिरा में फैले क्रॉसबाग, इन्फिनिटी बाग, योगा सेट, राशिवाना, ओपन जिम और हर्बल प्लांट है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर ही पंचतत्व थीम का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत जो है वो 17 लाख रुपए है। और इसके साथ साथ में जो इंदिरा पार्क है वो 16 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ओपन जिम है, योगा शेड है, यानी कि एक तरीके से आपका वहाँ पे पूरी तरीके से एक पार्क टाइप का बना हुआ है। वहाँ पे आप जाके सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों का आप यहाँ पे जाके अपनी हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी सर महाराज जी की 151वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन करेंगे। 151 इंच ऊंची प्रतिमा 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख है। यह राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेठपुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जिस तरीके से आपकी क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी है, बात समझ में आ गई ना। अगर हम यूनिटी ऑफ लिबर्टी की बात करें तो वो कहाँ पे है, वो आपको पता ही होगा, क्या अमेरिका में है। लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, तो वो कहाँ पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो अभी गुजरात में केवड़िया के पास में वो बना हुआ, आपको पता ही होगा, ठीक है। और वो सबसे ऊंचाई की बनी है कितनी? 182 ये इसकी बनी हुई है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में अब आपको क्या याद रखना है, स्टैचू ऑफ पीस इसका भी आपको याद रखना है। और ये करीब करीब कितनी इसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, यानी वहाँ पे उसका उद्घाटन किया है। और ये जो मूर्ति बनी हुई है वो किसकी है? श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की यहाँ पे 121वीं जयंती को यहाँ पे मनाया गया है। तो उसी को चिन्हित करने के लिए स्टैचू ऑफ
पीस का यहाँ पे अनावरण किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम और बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा है जो 8 धातुओं से मिलकर बनी, कितने 8 धातुओं से मिलकर ये बनाई गई है, जिसमें तांबा आपका प्रमुख फैक्ट है या घटक है। यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे प्रमुख कौन है, तांबा आंसर इसका हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं तो यह राजस्थान के पाली में, राजस्थान के कहाँ पे, पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जटपुरा में स्थापित किया जा रहा है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन से और कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आपको याद रखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टैचू ऑफ पीस की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये अभी हाल ही में कहाँ पे इसका अनावरण किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ में ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये आखिर किसकी मूर्ति है, तो ये किसकी है, विजय वल्लभ जो वहाँ के महाराज थे उनकी 151वीं जयंती आपके क्या है यहाँ पे समारोह को चिन्हित किया गया था, वहीं पे स्टैचू ऑफ पीस यहाँ पे अनावरण इसका किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और आपको प्रधानमंत्री तो पता ही नरेंद्र मोदी हैं, तो ये चीज आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है। और ये आप लोग अब जैसे स्टैचू ऑफ पीस आया तो इसी के साथ साथ में क्वेश्चन को रिलेट करेगा, या तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछ लेगा आपसे, या आपसे पूछ लेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है और यहाँ पे किसकी प्रतिमा बनाई गई है। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर हम और थोड़े से बात कर लेते हैं तो ये, और अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो इंडिया हो जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है तो ये कहाँ हो जाएगा, इसका अमेरिका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कीठम झील रामसर साइटों में शामिल हुई है। आगरा उत्तर प्रदेश स्थित कीठम झील जिले जिसे सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है, रामसर साइटों की सूची में शामिल की गई है। यूपी वन विभाग द्वारा साइट को 1991 में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र की लोनार झील और बिहार के कवरताल को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड साइट को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। रामसर साइट के रूप में घोषित वेटलैंड संरक्षण निर्देशों के तहत यहाँ पे संरक्षित किया गया। अब देखो यहाँ से मुख्य फैक्ट को जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की एक झील है कीठम झील, ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक झील है कीठम झील, उसको अभी हाल ही में रामसर साइट से यहां से जोड़ दिया गया है या रामसर साइट में इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कीठम जो झील है ये आखिर उत्तर प्रदेश में कहां पे है तो क्या याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आगरा। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कीठम जो झील है ये आपकी कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। और कीठम झील को अभी हाल ही में रामसर साइट द्वारा आपको यहाँ पे सूची में शामिल कर लिया गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये यूपी वन विभाग द्वारा इस साइट को 1991 में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य यहाँ पे घोषित किया गया था, ठीक। किसको, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ हम अगर और बात करते हैं कि महाराष्ट्र की लोनार झील और बिहार की कांवरताल को रामसर साइट का अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ की महाराष्ट्र की लोनार झील और बिहार की कांवरताल झील जो है इसको क्या है अभी रामसर साइट का दर्जा यहाँ पे दे दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, कीठम झील हो जाएगा, महाराष्ट्र का लोनार झील हो जाएगा और बिहार का कांवरताल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में हम अगर बात करते हैं कि रामसर साइट आखिर क्या है, तो रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड साइट अंतर्राष्ट्रीय का महत्व यहाँ पे नामित किया जाता है। इसके साथ साथ रामसर साइट तो घोषित वेटलैंड सख्त दिशा निर्देशों के तहत यहाँ पे संरक्षित, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, रामसर साइट यहाँ पे जितने भी आपके जो झील हैं उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। तो 3 यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन याद रखने, कौन कौन से, एक तो कीठम झील कहाँ पे है, तो ये आगरा के उत्तर प्रदेश में है। अगर लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र में हो जाएगा और बिहार के कांवरताल में यहाँ पे कांवरताल यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को इस सेशन को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमी चटर्जी का निधन। महान बंगाली अभिनेता सौमी चटर्जी 85 वर्ष के कोलकाता में निधन हो गया। उन्हें ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम किया जाना जाता है। पुरस्कार 2004 में पद्म भूषण, 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है।
1999 में स्वामी चट्टोपाध्याय आर्डरस एंड्रेस लेटर्स के साथ सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने, जो कलाकारों को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। उन्होंने पेंटिंग, साहित्यिक, पत्रिकाएं, संपादिक और 12 से अधिक कविताएं यहाँ पे प्रकाशित की हैं। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्वामी चटर्जी, यहाँ पे बात हो रही है स्वामी चटर्जी की, जो एक तरीके से क्या थे, बंगाली अभिनेता थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 85 वर्ष के थे, कितने, 85 वर्ष के थे और इनका अभी हाल ही में कोलकाता में क्या निधन हो गया। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो सत्यजीत रे के निर्देशक थे, जो ऑस्कर विजेता जिनको मिले हैं, उनके काम के रूप में इनको जाना जाता है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम और बात करते हैं तो 2004 में यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है, इनको 2004 में पद्म भूषण दिया गया और 2012 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से यहाँ इनको सम्मानित किया गया है। ये चीज़ भी अभी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको किस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करा देगा, या तो वो ये पूछ लेगा कि 2004 में अभी हाल ही में स्वामी चटर्जी का निधन हो गया है, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे। तो आप लोगों को याद रखना है क्या, 2004 में पद्म भूषण हो जाएगा और 2012 में दादा साहब फाल्के यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, इनको 1999 में सौमित्र चट्टोपाध्याय आर्ट्स एंड ड्रेस लेटेस्ट के साथ सम्मानित किया गया था और ये आपके पहले भारतीय थे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जो कलाकारों के लिए फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, कहने का तात्पर्य क्या है, जो कलाकार यानी कि जो आपके कलाकार होते हैं, वो फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो भी इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करते हैं, इन्होंने पेंटिंग, साहित्यिक पत्रिकाएं, संपादिक, 12 से अधिक कविताएं यहाँ पे प्रकाशित इन्होंने की हुई हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चंस, जितने रिलेटेड क्वेश्चन और बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को केवल और केवल लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि सेशन आप लोगों को ये कैसा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC 12 दिसंबर से भारत दर्शन यात्रा पुनः शुरू करेगी। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC 12 से 18 दिसंबर तक भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन कर रही है। इसमें श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तंजावुर से बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वरम, मदुरै, मीनाक्षी और कन्याकुमारी में शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ में अगर इसकी विषय की बात करें, भारतीयों के लिए भारत दर्शन ट्रेन में 12 स्लीपर कोच होंगे, एक 3 टियर AC कोच और एक पेंट्री कार होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड टैरिफ स्लीपर कोच 7,140 रुपये और कंफर्ट 3 टियर यहाँ पे 8,810 रुपये यहाँ पे शामिल होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे तो आपको याद रखना है कि अभी भारत दर्शन यात्रा ये पुनः शुरू हो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये इससे पिछले साल भी ये शुरुआत की गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत दर्शन यात्रा ये आपकी 12 दिसंबर से शुरू की जा रही है। अगर यहीं पे बात करते हैं 12 दिसंबर शुरू की जा रही है, तो 12 दिसंबर से शुरू कौन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, IRCT के द्वारा ये शुरू की जा रही है। देखो क्वेश्चन को कोरिलेट करना आप सीख जाएंगे तो आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, लेकिन जब आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और एक करंट पढ़ने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि बस केवल वन लाइनर आपने पढ़ लिया और आपका काम हो गया, तो वन लाइनर में अब आपका पैटर्न नहीं आता है, ठीक है। तो कैसे भारत दर्शन यात्रा की यहाँ पे बात हो रही, तो ये कब शुरुआत की जाएगी, 12 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। और कौन शुरुआत कर रहा है, तो IRCT के द्वारा ये शुरुआत की गई है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो जरा IRCT का आप समझ लेते हैं। IRCT एक तरीके से क्या है कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम है ये, ठीक है। और इसका जो 12 से 18 दिसंबर, कहने का तात्पर्य कुल मिला के यहाँ 6 दिन की यात्रा होने वाली है, ठीक है। और भारत दर्शन दक्षिण यात्रा है यहाँ पे, यानी दक्षिण भारत है उसकी पूरी का पूरा आपका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। अब जरा समझ लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे क्या नाम, कहाँ कहाँ ये ट्रेन जाने वाली है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा,
श्रीरंगम यानी रंगनाथ स्वामी, तंजावुर में वैद्येश्वर मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, मदुरै, मीनाक्षी और कन्याकुमारी में यहाँ पे शामिल होंगे। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अगर इसकी थीम की बात करते हैं भाई, इसकी विषय होगा तो विषय इसका क्या हो जाएगा, भारतीयों के लिए भारत दर्शन, ये इसकी थीम हो जाएगी। अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि इस ट्रेन में कितने 12 स्लीपर कोच होंगे, ठीक है, यानी कि 12 आपके स्लीपर कोच होंगे और इसके साथ साथ एक 3 टियर एसी कोच होगा और एक पेंट्री कार होगा। यहाँ पे पेंट्री कार का मतलब आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोग समझ लीजिएगा। पेंट्री कार का मतलब होता है जहाँ पे आपका खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं और वहाँ से पूरी ट्रेन में खाने पीने की चीज़ें सर्व की जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पेंट्री कार का मतलब क्या होगा, एक आपका पेंट्री कार का डब्बा लगा होगा और एक आपका 380 एसी की होगा टियर और 12 स्लीपर कोच यहाँ पे होने वाले। यहीं पे इसकी रेट की अगर बात कर लें इसकी भाई कि यहाँ पे इसका कितना किराया लग रहा है, तो अगर आप स्लीपर कोच लेना चाह रहे हैं तो 7,140 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इसके साथ में अगर 3 टियर एसी का आप लेना चाह रहे हैं तो 8,610 रुपये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। देखो होता क्या है, अब जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो आपसे वन लाइनर नहीं पूछता, उसके साथ साथ में क्या करता है, वो उसके साथ साथ फैक्ट को पूछ लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में भारत दर्शन यात्रा हो रही है, इसके बारे में मुख्य फैक्ट कौन, निम्न कथन को आप बताइए। तो उसमें वो हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो जितना चार्ज लग रहा है वो चार्ज कुछ घुमा के कुछ और पूछ ले, ठीक है, या थीम आपसे कुछ और पूछ ले। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से याद रखना, और ये जो ट्रेन है ये कहाँ कहाँ जा रही है ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इन दोनों के बीच में क्या एक तरीके से समझौता हुआ है, यहाँ पे दक्षिण भारत जो IRCT है और ये ट्रेन है। बात समझ में आ गई। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी और आप लोगों को लगातार लाइक शेयर और कमेंट आप लोगों को रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर सच में आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में PG लिखकर टाइप कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का निधन हो गया है। हरियाणा की पहली महिला सांसद और विधायक और पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। चंद्रावती हरियाणा क्षेत्र की वडहरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनने वाली क्षेत्र की पहली महिला थी। वह 1977 में हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी जब उन्होंने भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से राजनीतिक दिग्गज चौधरी वंशीलाल को हराया था। अब देखो यहाँ पे अगर भाई कोई क्वेश्चन अगर मैं इस सेशन में लाया हूं तो कुछ ना कुछ सोच के उस क्वेश्चन को लाया जाता है कि इससे कौन से क्वेश्चन को रिलेट करके बनाए जा सकते हैं, या ये एग्जाम में आना बहुत ही जरूरी है। अभी आपको जरा समझ में आएगा इस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग पूरी बात, अब देखो क्या होता है, कई सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर आपका जो वीडियो वो लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। आप ये सोचिए कि अगर आप अपने दिन में 24 घंटे में आप 30 मिनट अगर करंट अफेयर के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो आपका पढ़ाई करना फिर बेकार है। आप करंट अफेयर के लिए आपको पता है हर कोई भी एग्जाम में सभी में वेटेज इसका ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो आप डेली के आधा घंटा आपको करंट अफेयर के लिए निकालना ही पड़ेगा, तभी आप करंट पे क्या कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। और करंट से ही क्या हर स्टूडेंट यहाँ पे मात खा जाता है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से समझिएगा उसको। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या याद रखना है कि हरियाणा की पहली महिला सांसद और उनका नाम क्या है, चंद्रावती, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि हरियाणा की पहली महिला सांसद हैं, उनका नाम क्या है, चंद्रावती नाम है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये महिला सांसद के साथ साथ में ये विधायक भी पहली रही हैं और इसके साथ साथ में ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो ये हरियाणा क्षेत्र के विधायक बनने वाली पहली महिला यहाँ पे थी। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम और इनकी उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने 1977 में हरियाणा की पहली महिला सांसद यहाँ पे ये बनी थी। कब? 1977 में पहली महिला सांसद ये बनी थी जब उन्होंने भिवानी निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक दिग्गज चौधरी वंशीलाल को हराया था। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रावती इसका आंसर हो जाएगा। और
ये पूछ लेगा ये आखिर सांसद कब बनी थी, तो कब बनी थी 1977 में ये महिला सांसद बनी हुई थी। और ये हैं कौन, ये हैं चंद्रवती, जो हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क यातायात पीड़ित स्मरण दिवस यहाँ पे मनाया गया है। 15 नवंबर विश्व सड़क यातायात दिवस पीड़ित स्मरण दिवस मनाया गया। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बर्स फॉर डे ट्रैफिक विक्टिम्स की शुरुआत रोड पीस ने 1993 में की थी। 26 अक्टूबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे प्रत्येक वर्ष नवंबर में तीसरे रविवार को इसे वैश्विक दिवस के रूप में मनाने को समर्थन दिया, जिसे यह सड़क यातायात की दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए रोकथाम के लिए प्रमुख दिवस मनाया था। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में सड़क यातायात पीड़ित दिवस मनाया गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि भाई आप सड़क पे चल रहे हैं या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सड़क यातायात में आपकी दुर्घटना हो जाती है। उन चीज़ों को जागरूक करने के लिए कि आपकी जो आप चल रहे हैं, आपको क्या नाम हेलमेट लगाना है, आपको लाइट को फॉलो करना है, इन सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए सड़क यातायात पीड़ित स्मरण दिवस मनाया जाता है, जो आपका कब मनाया जाता है, ये अभी हाल ही में 15 नवंबर को मनाया गया। तो अब जरा इसको समझ लेते, इसकी 15 नवंबर इसकी डेट फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये केवल और केवल आपके नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये मत याद रखिएगा कि सड़क यातायात दिवस ये आपका 15 नवंबर को मना नहीं, इस बार ये 15 नवंबर को मनाया गया क्योंकि ये नवंबर का तीसरा रविवार पड़ा था। कब? 15 नवंबर को, इसलिए ये मनाया गया है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात, हम जो समझाने की बात कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान समझना है। अगर आपने ध्यान समझते रहे तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर अब आपको डरने की जरूरत है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। सड़क यातायात पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक हर वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को ये वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि किस तरीके से दुर्घटनाओं, जो आपके रोड पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सभी चीज़ों को किस तरीके से रोकथाम लगाया जाए, इन चीज़ों को जागरूक किया जाता है। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में रोड पीस ने इसको 1993 में क्या किया था, इस डे को मनाने की स्टार्टिंग में घोषणा की हुई थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 26 अक्टूबर 2005 को यह निर्धारित कर दिया गया था कि आप नवंबर के तीसरे संडे को आप क्या कर सकते हैं, सड़क यातायात पीड़ित दिवस मना सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल का हिस्सा बन गया वंदे उत्कल जननी। राज्य का गीत वंदे उत्कल जननी उड़ीसा के स्कूलों में कक्षा 9th और 10th के पाठ्यक्रम में हिस्सा होगा। वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा में हर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम दिन समापन गीत के रूप में गाया जाता है। प्रख्यात कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा द्वारा लिखित इस गीत को 7 जून को राज्य का गीत का दर्जा दिया गया था। अब देखो यहाँ पे अगर मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं तो वंदे उत्कल जननी ये क्या है, एक गीत है। इसको अभी हाल ही में 9th और 10th में क्या कर लिया, पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया गया है। तो भाई पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया गया तो वो स्टेट कौन सा है, तो स्टेट क्या हो जाएगा, इसका स्टेट हो जाएगा उड़ीसा, इसका स्टेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, इसमें वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा में हर विधानसभा सत्र के अंतिम दिन समापन गीत के रूप में इसको गाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ हम अगर इसकी बात करें, प्रख्यात कवि कौन, लक्ष्मीकांता महापात्र हैं, इनके द्वारा इस गीत को लिखा गया था और इस गीत को 7 जून को राज्य का गीत का दर्जा दिया गया था। बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन और निकल के आ रहे हैं उनको समझ लेते हैं जरा। पहला तो क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि वंदे उत्कल जननी ये जो पाठ्यक्रम है ये कौन सी कक्षा के लिए अभी हाल ही में इसका हिस्सा बन गया, तो 9th और 10th इसका आंसर हो जाएगा। स्टेट की बात करेगा तो स्टेट क्या हो जाएगा, उड़ीसा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में 7 जून को राज्य गीत का दर्जा यहाँ पे दिया गया था, जो हर विधानसभा सत्र के अंतिम समापन दिन जब होता है, जो विधानसभा सत्र होता है उसमें ये गाया जाता है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ना है। मैं डेली के डेली करंट अफेयर को अपडेट करता हूं, तो आप लोग जिन साथियों ने अक्टूबर माह का और नवंबर माह का करंट अफेयर नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग डेली के डेली करंट अफेयर को देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसके बाद में आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे और यूट्यूब पे हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ में जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली की डेली और बेल आइकन साथ में जरूर दबा लें, ताकि आपको डेली की डेली अपडेट इस चैनल से माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। और जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो लोग तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देखते जाइएगा इस चैनल बहुत बड़ा ही आप लोगों को एक सरप्राइज होने वाला है। ठीक है, तो वो देखने के लिए आपको चैनल को लगातार बने रहना है। इसके साथ में ही रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी रेगुलर क्लासेस आपका स्टार्ट हो चुका है, उसको भी आप लोग देखिएगा। इसके साथ में करंट अफेयर तो आपको डेली की डेली देखनी है, क्योंकि आप जब अपने लक्ष्य को टारगेट कर रहे हैं, आपको पता है कि हमें सरकारी नौकरी को पाना है, तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ में आपको एक रणनीति के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, किताबें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे चैनल भी हैं, वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। जब कोई टीचर आपको सिलेक्टेड होता है, वो उस चीज को पता होता है कि कौन से क्वेश्चन है, कौन से पैटर्न से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग हमें फेसबुक को जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पेज बना हुआ है, और पेज के साथ साथ में वहाँ पे, और जिन साथियों को पीडीएफ में थोड़ी समस्या हो रही सभी लोगों को, तो ये समझ लीजिएगा, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को डेली की डेली पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की जा रही है, और उसके साथ साथ में वहाँ पे कई सारी अपडेट और भी मिलती रहती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी समझ आ गई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।